हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज 10 मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे आपको कुछ टेक्निक पता चलेगा मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हूबहू वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर उसको सॉल्व करने का टेक्निक पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। In a meeting, 4/25 of the members were female. What percent of the member was this? मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हिंदी में समझ में आ जाएगा। मैं बोलती भी जाऊंगी कि एक मीटिंग में 4/25 जो मेंबर थे वो फीमेल हैं, स्त्रियां हैं। तो ये मीटिंग का कितना परसेंट होगा हमें ये बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो है फीमेल मेंबर मीटिंग में कितना बता रहा है। फीमेल मेंबर्स इन द मीटिंग इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है कितना, 4/25। ठीक है। टोटल मेंबर इन मीटिंग, टोटल मेंबर इन मीटिंग कितने हुए फिर? टोटल मेंबर इन मीटिंग इज 25। ठीक है, इज इक्वल टू 25 एंड फीमेल मेंबर कितने हुए? 4। मतलब 25 में से 4 जो हैं वो फीमेल हैं। तो परसेंटेज ऑफ हमें निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल मेंबर। ये आसानी से ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन तरीके से समझ जाने से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। इन मीटिंग इज इक्वल टू क्या होगा? फीमेल मेंबर इन द मीटिंग, मेंबर इन द मीटिंग divided by total number of member in the meeting, total member of the meeting into 100। ठीक है, into 100 करेंगे तो हमें फीमेल का नंबर पता चल जाएगा। तो फीमेल मेंबर कितना है दिया हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ फीमेल मेंबर कैसे निकलेगा? तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इन द मीटिंग by 25 टोटल मेंबर ऑफ द मीटिंग डिवाइडेड by 100, ये कट गया 4 टाइम्स, सो इट इज 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कितना परसेंट हो गया? 16%। तो आंसर हमारा थर्ड। इसको हम अलग कलर से लिख दें। आंसर इज 3, दैट इज कितना है? 16%। ये सिंपल ऐसे भी 4/25 को हम 100 से करते तो आ जाता, लेकिन इसका मेथड भी समझ लेना आसान हो गया। तो रिक्वायर्ड परसेंट कितना हो गया? 16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है A shop reduced its price by 10%. What is the new price of an item which was previously sold at 500? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये भी सिंपल सम है। शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर जो है 10% प्राइस रिड्यूस करता है ना। तो क्वेश्चन में क्या करता है? शॉपकीपर जो है रिड्यूसेस प्राइस बाय 10%, 10% से प्राइस घटा देता है जो दुकानदार है।
तो नया प्राइस क्या होगा। तो पहले प्रीवियस प्राइस क्या था, प्रीवियस प्राइस है, पहले का प्राइस था 500, है ना, ₹500, और इसको वो 10% से घटा देता है। तो प्रीवियस प्राइस 500 है और रिडक्शन इन प्राइस है 10%, है ना। तो 10% ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 500 विल बी 10/100 इंटू 500, सिंपल करके बता रही हूँ। तो ये दोनों कट गया, यहाँ हो गया 5 इंटू 10 इज 50, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस ऑफ आइटम जो है उसका नया प्राइस क्या होगा, नया प्राइस होगा ओल्ड प्राइस, पुराना प्राइस माइनस रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन इन प्राइस। तो रिडक्शन इन प्राइस क्या था, रिडक्शन इन प्राइस 10% था, है ना, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 10%। तो ये 10% निकला हमारा ये 50। तो न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस में ओल्ड प्राइस है हमारा 500 और रिडक्शन इन प्राइस कितना हुआ, ये रिडक्शन है हमारा 10% रिडक्शन हुआ, तो -50। तो न्यू प्राइस विल बी 450, सो ₹450। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम टिक करते हैं अलग कलर से आंसर को, आंसर इज 450, ₹450 न्यू प्राइस, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 10 times and outcomes are observed as HT HT T H H T H H। एक सिक्के को 10 बार उछाला गया और उसका नतीजा क्या आया, H हो गया हेड, T हो गया टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी हेड पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारा आउटकम कितना दिख रहा है, आउटकम जो दिखाया है कि क्या क्या आया है आउटकम, तो ये आउटकम है हमारा, आउटकम है H T H T T H H T H H। तो ये है 3 3 6 3 9 1 10 10। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है हमारा 10 है ना। अब इसको हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी का, P A इज इक्वल टू N A बाई N S। N A क्या हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमें चाहिए, हमारा यहाँ फेवरेबल केसेस क्या है, H, है ना। और NS क्या हुआ, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल, टोटल कितना, कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल, ठीक है। तो हमारा क्या है कि कॉइन को 10 बार हमने उछाला, तो पॉसिबल आउट 10 बार उछाला कॉइन को, 10 टॉस्ड इज कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा
2 to the power 10 is equal to 1024 टाइम्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑलरेडी मेंशन है, तो हमारा देखना है कि और टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताया हुआ है और हमें देखना है हेड अपीयरेंस। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है कि हेड कितनी बार आया, हेड अपीयर्ड इन सैंपल, तो कितनी बार आया है। हम इसको दूसरे कलर से करके देखते हैं कि इसमें हमारा हेड कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हेड आया है। सो ए क्या हो गया, इज 6। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारा, एच जो है ये फेवरेबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एच, दैट इज फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमें एच ही जानना है ना। तो ये 6 बार है फेवरेबल आउटकम। तो रिक्वायर्ड probability of getting हेड को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A इज इक्वल टू एच 6 टाइम्स, 6 बार H है ना। तो हमारा PA क्या होगा, फेवरेबल हो गया। यहाँ पर PA में NA/A, तो NA हमारा हो गया 6 और टोटल कितनी बार किया गया है, 10 है ना, 10 टाइम्स। कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल क्या है, 10, तो 6/10 हो गया। तो इसको हम काट दें 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 3/5। तो हमारा आंसर है 3/5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है, probability of getting head is 3/5। सो आंसर है ए। क्लियर है कि टोटल हेड पहले हमने देखा कितनी बार आया, 10 बार कॉइन को टॉस किया गया, तो उसमें 6 हेड आया, 4 टेल आया। तो फॉर्मूला है हमारा PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस और कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल। तो कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल जो था वो हमारा 10 था, तो हमारा चांस क्या है हेड आने का 6, और टोटल जो है सैंपल्स का कार्डिनलिटी है वो 10। तो 6/10 करने से हमें 3/5 प्राप्त हुआ, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/7 प्लस -7/8, इसको हम इधर लिखते हैं। इट इज गिवन कि 3/7 प्लस -7/8 इज इक्वल टू -25/6। ये दिया हुआ है, क्योंकि एक साइन माइनस, इसलिए यहाँ -25/56। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ रूल क्या है कि जब दो रैशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। इसका हमारा यही आंसर होगा। रैशनल जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, दो रैशनल नंबर को जोड़कर एक रैशनल नंबर आता है। तो क्या होता है कि इसका होगा रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसलिए आंसर हमारा 1 होगा। लेकिन इसको अब हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारा दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट 3/7 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है।
ये है, इसको a मान लिया और b मान लिया इसको कि -7/8 इज ए रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें c मिलेगा, तो c इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 3/7 -7/8। ठीक है, ये हो गया एक रैशनल नंबर। तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 8 का एलसीएम 56। फिर ये हो गया 7 8 जा 56, तो 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24। ये हो गया 8 7 जा 56, सो इट विल बी -49, 7 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -25/56। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि दो रैशनल नंबर मिला हमें, इसको जोड़ा तो हमें तीसरा रैशनल नंबर मिला, तो इसलिए कहा जाएगा कि C इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following 3D shape does not have a vertex? वर्टेक्स किस, तो इसका आंसर सबसे पहले हम टिक कर लें कि स्फीयर में वर्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि स्फीयर में वर्टेक्स नहीं होता है फुटबॉल की तरह, क्योंकि वो सर्कुलर होता है शेप में, इसलिए उनका कोई वर्टेक्स नहीं होता है जैसे कोन का होता है या प्रिज्म का होता है या पिरामिड का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a geometric representation showing the relationship between whole and part is, उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रस्तुति में एक रिलेशनशिप, एक पार्ट और एक होल में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें ये दिखलाता है कि एक ऑब्जेक्ट को एज ए होल और उसका पार्ट को हम होल एंड इट्स पार्ट, जैसे एक पाई जो होता है ना, उसका पूरा होल भी दिखता है, फिर इसका पार्ट भी दिखता है, तो इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। इसका पूरा भी पोर्शन होता है ऐसे ऐसे। तो पाई चार्ट सर्कुलर शेप में है, ये सर्कुलर शेप में है और डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स में होता है। हर पार्ट जो होता है सर्किल का, ये पार्ट ओवरऑल फीचर होल सर्किल में का बताता है। पार्ट ऑफ पूरे सर्किल का एक पार्ट जो होता है वो उसके बारे में बताता है। तो कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन होल एंड सर्किल, होल और उसके पार्ट्स, ये पूरा एक पार्ट जो है ये होल के साथ पूरा रिलेशन बताता है। तो ये इसका आंसर होगा। पाई चार्ट में ही ऐसा संभव है कि ये पूरा एक सर्कुलर है, सर्कल के शेप में है और ये बहुत से हिस्सों में बटा हुआ है ना। इसका बहुत सा हिस्सा है, जैसे इसको हम अलग अलग कलर से दिखा दे। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा फिर हम इसको दूसरे कलर से दिखा दें। ये हिस्सा एक है, तीसरा हिस्सा को ब्लैक से दिखा दें। तो क्या है कि ये पूरा जो है ना एक सर्कल का होल और पार्ट का, सर्कल रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ ओवरऑल फीचर सर्कल में, और इसका जो पार्ट है वो एक सर्कल का एक एक हिस्सा को बता रहा है, इसलिए ये होल और पार्ट का रिलेशन पाई चार्ट में बताता है। अगला क्वेश्चन है if q is the square of a natural number p, then p is, q अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर p का, q p एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर है q। p एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर है q, तो p क्या होगा? स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर ऑफ
P is Q। तो P क्या है हमें ये बताना है। तो Q इज द स्क्वायर ऑफ P, है ना, यही दिया हुआ है। या P क्या है, P इज ए नेचुरल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि P का वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ P इज 5। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो Q होगा। तो स्क्वायर जो होगा 5 का वो क्या होगा 25। तो 5 हो गया P, तो Q क्या हो गया, देन Q, देयरफॉर Q इज 25। ठीक है, तो Q 25 है। अब इसका स्क्वायर 25 का क्या होगा 5, तो क्या हो गया P इज द, देयरफॉर क्या हो गया P इज द स्क्वायर रूट ऑफ Q, है ना। स्क्वायर रूट Q 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो P इज द स्क्वायर ऑफ Q, स्क्वायर रूट ऑफ द Q। तो आंसर क्या है, आंसर है 2। क्या है, Q, P इज द स्क्वायर रूट ऑफ Q। अगला क्वेश्चन है, इन ए पार्क 784 plants are arranged so that the number of plant is in a row is same as the number of rows। मतलब कि रो और कॉलम, रो होता है, रो हम ऐसे करते हैं ना, रो ऐसे ऐसे होता है, ये रो होता है। अब क्या बता रहा है कि 784 प्लांट्स जो हैं इस तरह से रो में अरेंज हुए हैं कि नंबर ऑफ प्लांट, जैसे इस प्लांट जो इस रो में है उतना क्या है, रो के नंबर के बराबर है। सपोज कि 5 प्लांट है तो एक रो में, तो रो भी 5 है। इस तरह का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से समझते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट हमें 784 प्लांट्स में देखना है। अगर हम 5 का देखते हैं तो 25 होगा, तो 784 का हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 784 प्लांट को हमें अरेंज करना है। प्लांट्स हैव टू बी अरेंज्ड, है ना। तो नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ प्लांट्स and number of rows, number of plants in a row, number of plants in a row and number of rows are same, दोनों बराबर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे, दूसरे कलर से करते हैं। let the number of plants, क्या है, let the number of plants, let it be is equal to n। तो अब नंबर ऑफ प्लांट्स को अरेंज करेंगे हम, तो रो और प्लांट्स दोनों इक्वल है, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ प्लांट्स इंटू नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू 784, है ना, यही है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स to be arranged, number of plants to be arranged will be n into n। so n is, ये हो जाएगा 784, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू n। तो इसलिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा, n जो है वो 28 होगा।
क्योंकि जितने रोज है जितने प्लांट्स हर रोज में लगे हैं उतना ही रो है। सो आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन है कि गिवन 7y into 6, 7y into 6 is equal to y। अब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ y क्या होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। लेट द वैल्यू जो सही होगा, वैल्यू ऑफ y मान के चलते हैं 8। अगर 8 करते हैं तो 8 इंटू 6, तो हम करेंगे तो 6 8 जा 48 एंड 6 7 जा 42 और 46। तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, तीनों y का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने कट किया। फिर हम दूसरा लेते हैं वैल्यू, ये कैंसिल। दूसरा है 7 इंटू हम 6 लेते हैं इंटू 6, तो 6 6 मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आना चाहिए। तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 3 45। ये भी तीनों अलग अलग आ गया। ये y 6 है, ये y तीनों का वैल्यू गलत है, अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। फिर हम चलते हैं अगला वैल्यू, जहां पर वैल्यू सही मिल जाएगा वहां पर हम छोड़ देंगे। तो 7 इंटू वाई का वैल्यू 4 लेते हैं। 7 4 इंटू 6, तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 एंड 2 44। ये सही आ गया। y सब जगह 4 है ना। ये y 4 है, ये y 4, ये y हमारे यहाँ पर देखिए अलग कलर से, ये y है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 हो गया, ये y सब 4 4 है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4, क्योंकि y का वैल्यू तो एक ही होगा ना हर जगह, इसलिए आंसर हो गया 4। हमने क्या किया, पहले 8 को लगा के देखा, नहीं आया, 8 ये गलत हो गया। 6 को लगाया गलत हो गया, लेकिन 4 को लगाया तो ये सही हो गया। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the last question. Which one of the following is not the purpose of assessment? Monitoring the students' growth, making instructional decision, evaluating the effectiveness of curriculum, ranking the children best performance. तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि असेसमेंट मतलब होता है कि आकलन या मूल्यांकन। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट का ग्रोथ को मॉनिटर करना, मतलब उसको देखना और उसको मॉनिटर करना, मतलब उसकी देखभाल करना, उसे सही दिशा में ले जाना में, या इंस्ट्रक्शनल डिसीजन को बनाना कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, या इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को देखना, या रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ट परफॉर्मेंस, या बच्चों का परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करना। तो ये सारे ये असेसमेंट का पर्पस है, ये पर्पस है, ये पर्पस है। लेकिन इंस्ट्रक्शनल डिसीजन करना ये इवेल्युएशन का या असेसमेंट का पर्पस नहीं है। तो असेसमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिलेवेंट, जो स्टूडेंट के लर्निंग से रेलिवेंट है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना या इकट्ठा करना। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। असेसमेंट लर्निंग से ज़्यादा है, ये केवल लर्निंग ही नहीं है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है, जो स्टूडेंट के लर्निंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है, इंस्ट्रक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ये प्रोसेस है जिसमें कि हम बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं और करिकुलम का इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं, स्टूडेंट के ग्रोथ को असेस करते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं। ये टीचर को अपने टीचिंग मेथड को इवेलुएट करने में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर होगा कि ये असेसमेंट का पर्पस नहीं है, इसलिए आंसर इज डी।
So that's all for today. I hope that this will prove beneficial for you. Thank you.